अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कमर अब्बास पाक बंगला ब्लॉग के साथ। करीम अल्लाह आपको खुश रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खुश रहें और दूसरों के लिए बाइसे आसानी बने। बहुत सारे व्यूअर्स का, बहुत सारे दोस्तों का सवाल होता है डायरेक्ट फ़्लाइट कब चालू होंगी, कब चालू होंगी। और मैं इस जवाब को जो है वो बता के भी मतलब अगेन जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। तो चूँकि अभी तक जो है डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं हुई हैं, लेकिन इस पे काम चल रहा है, तो ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपने कोई जनाब लाहौर से इस्लामाबाद के लिए सर्विस शुरू करनी है कि आपने जी बसें ख़रीदी और शुरू कर दी। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। इसमें बाकायदा 2 कंट्रीज़ के दरमियान एग्रीमेंट्स होते हैं। 2 कंट्रीज़ की एविएशंस के आपस में प्रोसेस होता है। फिर जिस एयर स्पेस से जो है गुज़रनी होती है फ़्लाइट्स, उनके साथ कुछ मामलात होते हैं। तो जब तक ये सारे मामलात नहीं होते, फिर मेन जो वो होता है कि जिस एयरलाइन ने ये सर्विस देनी है, क्या उसके पास इतने फ़ंड्स हैं, क्या उसके पास इतनी फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं, इतने तैयारे अवेलेबल हैं कि वो एक नए रूट को जो है वो फैसिलिटेट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद मामलात हल होते हैं। तो ये नहीं है कि अगर आज किसी ने कहा है कि जनाब वो हो रही हैं, तो अगले 1 माह में ये सारा कुछ हो जाएगा। तो इसमें 6 महीने, साल जो है लग सकता है। तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 2025 के जून-जुलाई में जो है वो ये शुरू हो जाएँगी। उम्मीद है। तो बाकी देखा जाए क्या होता है। जैसे बाकी बहुत सारी चीज़ें वो हो चुकी हैं, तो अभी इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। इसके बाद बहुत सारे दोस्तों का सवाल होता है कि जनाब पाकिस्तान से बांग्लादेश या बांग्लादेश से पाकिस्तान बाय रोड कैसे जा सकते हैं? या ऐसा कोई वे है, या ऐसा कहीं पे कोई बॉर्डर है जहाँ से हम बॉर्डर से क्रॉस कर जाएँ? तो ऐसा आप लोग जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा है या जो इसके हवाले से जानते हैं, तो उनको पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की बाउंड्री कहीं से भी जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड बाउंड्री टच नहीं करती। फिर जब ये कहा जाता है तो फिर कहते हैं फिर कायदे-आज़म ने ये पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान कैसे ले लिया था? ये जब पाकिस्तान से इसकी सरहद नहीं मिलती थी तो कैसे ले लिया था? तो उसकी वजह है कि यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, तो जो मुस्लिम आबादी वाले इलाके थे वो पाकिस्तान में शामिल किए गए थे। तो ग्राउंड बाउंड्री नहीं है। उसके बाद जो बाय रोड का रास्ता है वो थ्रू इंडिया है कि आप पहले इंडिया का वीज़ा लें, देन आप पाकिस्तान या बांग्लादेश इंटर हो सकते हैं। लेकिन वो भी तब जब आपको इंडियन इमिग्रेशन ये अलाउ करती है तब। तो ये काफ़ी एक टफ़ प्रोसेस है। ऐसा जो उसमें कोई लिमिटेड ही केस हैं, कुछ व्लॉगर्स जो हैं, जो वर्ल्ड ट्रैवलर्स हैं, वो ही इस रोड से गए हैं और इस तरह से मतलब उनकी वीडियोज़ वगैरह हैं। तो वो भी एक लंबे प्रोसेस से और काफ़ी मुश्किलात से गुज़र के गए हैं। तो हर किसी के लिए आना वहाँ से या जाना वो इतना आसान नहीं है। तो मिला-जुला के देखा जाए तो जो जितनी मुश्किलात हैं, जितने प्रोसेस हैं, वो वहाँ का एक्सपेंस मिला के वही एयर फेयर के बराबर आ जाता है। तो उससे बेहतर है आप डायरेक्टली इतनी मुश्किलात की बजाय डायरेक्ट जो है वो एयर फ़्लाइट, जो मतलब ट्रांज़िट फ़्लाइट है, वो लेके आ जाएँ। ठीक है? तो इसके बाद बहुत सारे कहते हैं कि कोई सी रूट निकाला जाए या कोई ट्रेन। जब बाउंड्री नहीं है तो फिर ट्रेन कैसे आएगी? फिर वही बात कि वो इंडिया से होके बांग्लादेश आएगी या पाकिस्तान जाएगी, तो ट्रेन का भी तो नहीं है ऐसा रास्ता। फिर बाई शिप जो है वो आया या जाया जा सकता है। तो उसमें जो है एक लॉन्ग रूट है, बहुत एक लंबा डिस्टेंस है, तो वही कोई 1-2 दिन का तो नहीं है। जो शिपमेंट्स आती हैं मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, वो भी तकरीबन 10 से 15 दिन लगते हैं उसमें। तो जो पैसेंजर्स को लेके जाएगा, अगर वो फास्ट भी जाए तो हो सकता है वो 3-4 दिन या 5 दिन का शायद जर्नी इतने में कम हो जाए। तो ऐसा कोई गवर्नमेंट तो इस पे करने वाली नहीं है अभी, ऐसा कोई मतलब सिनेरियो नहीं है। बहुत सारी फेक न्यूज़ ऐसी वायरल हुई फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि ऐसा हो रहा है जी भाई, शिप जो है वो ये सर्विस शुरू की जा रही है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप सबके पास इतना बजट है तो मिल के कुछ कर लेते हैं, कोई अपना शिप खरीद लेते हैं और फिर उसको कर लेते हैं बाई शिप आने जाने का। और एक नई सर्विस हो जाएगी और सबके लिए सहूलत भी हो जाएगी। फिर इसके बाद जो इशू है इसका,
कहते हैं कि जी ट्रांजिट फ़्लाइट। तो ट्रांजिट फ़्लाइट का जो एक्सपेंस है वो डिपेंड करता है आपकी ट्रैवल डेट पे, आपके लगेज वेट पे, आपने कौन से एयरपोर्ट से जो है वो टेक ऑफ करना है, कहाँ पे लैंड करना है, कौन सी एयरलाइन की टिकट बुक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इस पे पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो उसके बाद आपका लेकिन मिनिमम जो आइडिया है वो 2 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ से लेकर 3 लाख 4 लाख, जितना भी ऊपर चले जाएं, जितनी अच्छी वो सर्विस लेंगे उस हिसाब से और फिर उसके चार्जेस जो हैं बढ़ते जाते हैं। तो मिनिमम एक बॉर्डर लाइन जो है वो 2 लाख 20-30 हज़ार से लेकर इससे ऊपर ऊपर है रिटर्न टिकट आने जाने की। तो ये मामलात हैं। फिर जब आप टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट लाजमी होना चाहिए, इसलिए आप वन वे टिकट लेके नहीं आ सकते। जब तक आप जो है वो रिटर्न टिकट नहीं लेके आएंगे तो आपका इमिग्रेशन क्लियर नहीं हो सकेगी। तो ये एक तो चीज़ें हैं। इसके अलावा बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें ट्रेड और जो है इसके अलावा ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ चुकी है। अच्छा, पिछले दिनों एक वीडियो में इसी वीडियो वैसे मैं इस पे अलग वीडियो बनाने वाला था, लेकिन इसी में थोड़ा सा इन शॉर्ट इसको कवर कर देता हूँ। पहले इस पे एक अलग वीडियो इस टॉपिक पे बनाई है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से पाकिस्तान जाते हुए आपको इमिग्रेशन के लिए क्या क्या प्रिपेयर रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो बग़ैर होटल बुकिंग के, बग़ैर रिटर्न टिकट के वो चले जाते हैं, बगैर किसी वहाँ पे स्पॉन्सर या किसी होटल के या किसी सॉलिड एविडेंस के आप जी कहते हैं कि मैं टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहा हूँ। तो फिर आपको इमिग्रेशन पे जो है वो फेलियर का सामना हो सकता है। जैसे अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी, कितना वो पाकिस्तान इमिग्रेशन से 3-4 लोगों को वापस भेज दिया है। तो उसकी मेन रीज़न तो ये है कि वो सस्पेक्ट हो सकते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, जैसा कि इससे डंकी लगा के जो है वो यूरोप या उस तरफ इंटर होना चाहते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिसके बाद जो है इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट हुई है जब से ये ई वीज़ा ओपन हुआ है उसके बाद से। तो यहाँ से लोग बांग्लादेश से वो पाकिस्तान जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, वहाँ पे फिर आगे एजेंटों के थ्रू या डिफरेंट रूट्स के से वो ईरान और मतलब इस रूट से आगे वो इंटरव्यू देते हैं। तो इस चीज़ के सस्पेक्ट होने की वजह से, क्योंकि इमिग्रेशन वाले जो ऑफिसर्स होते हैं उनका सालों का एक्सपीरियंस होता है, वो लोगों को फेस से, उनके बिहेवियर से या उनकी बातों से और उनके सारे उस चीज़ से वो जज कर लेते हैं। तो जब भी उनको कोई ये डाउट होता है, कोई सस्पिशियस ऐसा केस आता है तो वो उसको ज़रूर जो है वो मतलब इस तरह से ट्रीट करते हैं। तो इसलिए अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं और आप रियल टूरिस्ट हैं तो आपके पास आपका टूर प्लान होना चाहिए कि आपने किस दिन कहाँ विज़िट करना है, कहाँ पे स्टे करना है। आपके पास वहाँ की होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए। आपके पास वहाँ पे लोकल अगर किसी टूरिस्ट जो है वो टूरिज़म कंपनी के थ्रू आप जा रहे हैं तो उस कंपनी का आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके एड्रेस डिटेल्स और उसकी जो आपने पैकेज वगैरह बुक किया है उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। आपके पास रिटर्न कंफर्म टिकट्स होने चाहिए और ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा आपके पास अपना पासपोर्ट, CNIC, INID कार्ड, ये चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आप जो है अंडर एज हैं, लाइक बांग्लादेश में जैसे वो अंडर 18 भी पासपोर्ट बन जाता है या अंडर 20 पासपोर्ट जो है वो बन जाता है। तो वैसे तो ये सब जगह पे होता है, लेकिन कहने का मकसद है कि जो अकेले सफ़र पे जा रहे होते हैं अंडर 18 पासपोर्ट, तो उनके पास सब जगह पे अंडर 18 बन जाता है। लेकिन अगर वो ट्रैवल पे अकेले जा रहे हैं तो उनके लिए पेरेंट परमिशन लेटर लेना होता है कि उनके पेरेंट्स की तरफ से एक NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिख के देना होता है कि ये मेरा बच्चा फ़लाँ फ़्लाइट में जा रहा है, फ़लाँ फ़्लाइट में वापस करेगा, इतने दिन का इस यहाँ पे स्टे है, यहाँ विज़िट करेगा, ये हमारी परमिशन से जा रहा है। तो दोनों पेरेंट्स के जो फादर एंड मदर के जो है उस पर सिग्नेचर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये सारी लिखी होती हैं, साइन स्टैम्प जो करके, और उसको एम्बेसी जो है वो आप करके अगर लेके जाते हैं तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मिस कर जाते हैं, तो तब आपको फेलियर का सामना होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। वस्सलाम, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।